नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ HK। मैं लेके आया हूँ रीट के लिए मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इकाई थर्ड शुरू कर रहे हैं आज, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व एवं बुद्धि, जिसमें से व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित कुछ आज 20 प्रश्न है ये। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे। पहला ऑप्शन है जेम्स टेबर, दूसरा है टाइलर, तीसरा है गाल्टन, चौथा ऑप्शन है कैटल। तो हमें ये बताना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाल्टन। गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। एक परिभाषा दी गई है, हमें बताना है कि यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने कही है। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है पीटरसन, तीसरा है जेम्स टेबर, चौथा है टाइलर। तो बताइए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, पीटरसन। हमें यहाँ पर एक शब्द याद रखना पड़ेगा, पूर्वज। पूर्वजों का संबंध हमें पीटरसन से जोड़ के याद रखना पड़ेगा कि पीटर्स इस तरह की परिभाषा आ जाए जिसमें पूर्व शब्द लिखा हुआ हो, तो वहाँ पर पीटरसन आंसर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। व्यक्तिगत विविधताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यहाँ कुछ कारक दिए गए हैं, बताने हैं कौन कौन से कारक हैं। पहला है कारक वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है परिपक्वता, चौथा है बुद्धि, पांचवा है शिक्षा एवं आर्थिक दशा और छठा है आयु। 6 पॉइंट दिए गए, 6 कारक दिए गए हैं। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है 1, 2 और 3, वंशानुक्रम, वातावरण और परिपक्वता, केवल इन तीनों को बताया गया है। दूसरा ऑप्शन में बोल रहे हैं 4, 5, 6, बुद्धि, शिक्षा, आर्थिक दशा एवं आयु। दूसरा ऑप्शन जो है वो इन 3 पॉइंटों को बता रहा है। तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, मतलब 4 ऑप्शन तक है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि ये जो 6 के 6 पॉइंट हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, बुद्धि, शिक्षा एवं आर्थिक दशा एवं आयु, ये सब के सब व्यक्तिगत विविधताओं को प्रभावित करते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। CWSN का अर्थ है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर बताइए। CWSN का अर्थ क्या होता है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। समाचार पत्रों से समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना, प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ किया जा रहा है समाचार पत्रों से कहानियों और कथनों का चयन किया जाता है। अलग अलग कहानियाँ जो आती है समाचार पत्रों में और कथन जो अलग अलग उनमें से क्लिप जो कट करके निकाले जाते हैं, उनको अलग प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हो। पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत, जो महिलाएं जो परंपरागत कार्य करती हैं उसके अलावा महिलाओं को और भी कार्य, जैसे कोई ऑफिस वर्क भी कर रही है महिलाएं। पहले बोलते थे कि अब महिलाएं ऑफिस वर्क नहीं कर सकती, अब महिलाएं ऑफिस वर्क भी करती हैं, नौकरी करती हैं और इस तरह से महिलाएं भी काम कर रही हैं। तो यहाँ पर
अपने ऑप्शन देखते हैं। लैंगिक जेंडर रुढ़ियों का सामना करने के लिए, लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ावा देने के लिए, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। तो हमें बताना है कि इस तरह की जो उन्होंने समाचार पत्रों में जो गैर परंपरागत जो भूमिकाएं थी उनको कथनों को बाहर निकाल के बताया है। तो इसका मतलब इसमें ये है कि ये बढ़ावा देने के लिए नहीं कर रहे हैं, लैंगिक पक्षपात को स्थिरता के लिए भी नहीं है, और भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं है। ये है लैंगिक एवं जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, उनको जो असमानताएं हैं उनको मिटाने के लिए है, इस तरह की किया गया है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सूजन नहीं है। थोड़ा इसका ध्यान थोड़ा देख लीजिएगा, गलत हो गया प्रिंट। ये सृजन है, निर्माण करना, सृजन करना। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? पहला ऑप्शन है पियाजे, दूसरा है पावलोव, तीसरा है कोहलबर्ग, चौथा है स्किनर। तो बताइए ये कथन किसका है? तो यह कथन है पियाजे का। बच्चे अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से रिक्त स्थान में भिन्न होते हैं। यहाँ खाली स्थान दिया गया है, बताना है, एक लाइन पूरी करनी है हमें। विकास की दर से, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर हो जाएगा विकास की दर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर से में भिन्न होते हैं। सबकी विकास की जो दर होती है वो भिन्न होती हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। दूसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा। तीसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालय में। चौथा ऑप्शन है विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ उनको विशेष शिक्षा की आवश्यकता, जो बच्चे होते हैं उनको अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देनी चाहिए। प्रश्न नंबर देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? पहला ऑप्शन है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना। दूसरा है पाठ्यचर्या को समायोजित करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। चौथा ऑप्शन है शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो कौन सी आशा नहीं की जा सकती एक शिक्षक से? योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, ये तो सही है, ये शिक्षक सही कार्य कर रहा है। पाठ्यचर्या को समायोजित कर रहा है, ये भी सही कर रहा है। चौथा है शिक्षण विधियों को समायोजित कर रहा है, ये भी सही है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, बच्चों को छोड़ देना कि अपने आप पढ़ो भाई, तो ये सही गलत है, ये सही नहीं है। इसका बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना ये सही नहीं है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक, अब बताया जा रहा है कि शिक्षक का दायित्व क्या होगा यहाँ पर। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। दूसरा है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। चौथा है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना है। वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारक मतलब वंशानुगत और वातावरण दोनों का पारस्परिक क्रिया है। विकास वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय कारकों का विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं।
चौथा ऑप्शन है शरीर एवं मस्तिष्क के परिपक्वन पर विचार करना। तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर हो जाएगा पहला। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है वंशानुगत और वातावरण या पर्यावरणीय कारक दोनों की पारस्परिक क्रिया। मिलान करना है। सॉरी, यहाँ पर एक जो भाग है उसमें विभिन्न जो विधियाँ हैं बच्चों के लिए वो बताई गई है और दूसरा उनके प्रवर्तक हैं, विधियों के वैज्ञानिक हैं। तो मिलान करना है। पहला है प्रोजेक्ट प्रणाली, दूसरी है इकाई प्रणाली, तीसरी है डाल्टन प्रणाली, चौथा है किंडरगार्टन प्रणाली। अब पहले देखते हैं इनके वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली दी थी किलपैट्रिक ने। फिर आती है इकाई प्रणाली, तो इकाई प्रणाली है कार्लटन वार्सबर्न। फिर है डाल्टन प्रणाली है हेलन पार्कहर्स्ट। और चौथा है किंडरगार्टन, तो किंडरगार्टन है फ्रॉबेल ने दी थी, सॉरी। तो इस प्रश्न का आंसर देखना है पहले का चौथा। तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। पहले का चौथा इसमें है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये भी है, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। दो ऑप्शन कट हो गए, पीछे बच गए ये वाला और ये वाला ऑप्शन, और सब ऑप्शन बच गए। फिर दूसरा है बी का तीसरा कार्लटन वार्सबर्न, बी का तीसरा इसमें भी है। फिर डाल्टन का है हेलन पार्कहर्स्ट, डाल्टन के लिए है हेलन पार्कहर्स्ट। तो सी में दो है, सी में दो इसमें है नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वह है सामान्य बच्चे, दूसरा है समस्यात्मक बच्चे, तीसरा सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे और चौथा है प्रतिभाशाली बच्चे। तो उपचारात्मक विधि का प्रयोग समस्यात्मक जो बच्चे होते हैं उनके लिए किया जाता है, उनकी समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? गार्डन ने, सोनेल ने, बर्टन हॉल ने, सिल्बर्ट ने। तो 14 प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिल्बर्ट। पिछले बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की जो अवधारणा है वो सिल्बर्ट ने दी है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कॉलम ब्रूस का, वॉटसन का, डिहान का और क्रोन का। तो यह कथन है क्रो का कथन है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे? बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, बालक को दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान देंगे। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर बताइए। इसका देखो, जो ये नेगेटिव पॉइंट है इनको काट दो, नेगेटिव पॉइंट कभी भी उत्तर नहीं हो सकते। बालक को दंड देना, ध्यान नहीं देना, ये गलत है, तो ये ऑप्शन, दो ऑप्शन यहीं कट जाते हैं। फिर है उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान देना, तो आगे की पंक्ति में स्थान देना कोई समस्या बालक के लिए परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। आगे की पंक्ति में तो किसके लिए, विशेषकर कोई बहरा बच्चा है तो उसके लिए हो जाएगा, तो वो एक विविध रूप में नहीं हो जाएगा। इसके लिए प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। व्यापक रूप में उत्तर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अभिसर चिंतन, दूसरा है सामूहिक चिंतन, तीसरा है अहमवादी चिंतन और चौथा है अपसारी चिंतन। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या होगा? सृजनात्मकता का संबंध होता है अपसारी चिंतन से। प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ड। 18 प्रश्न है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर देखो, डांट से बचने के लिए तो नहीं हो सकता, दूसरों के सामने अच्छा करने के लिए उसका कोई मतलब नहीं है।
पुरस्कार के लिए भी नहीं होते। ये बच्चे सृजनशील जो बच्चे होते हैं अपनी रुचि से गतिविधि में भाग लेते हैं, इनकी विशेष रुचि होती है सृजनशील बच्चों की। प्रश्न नंबर 19वां देखते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। अब नर्सरी कक्षा के बच्चे को शुरुआत करनी है तो उसके लिए सबसे जो अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, जो अच्छी विषय वस्तु होगी, वो होगी मेरा परिवार। उसके परिवार से ही शुरुआत करनी चाहिए, जिससे वो अपनी जो सामान्य जो बच्चे की जो जानकारी होती है, वो बच्चा अपने जो दिमाग में स्मृति में उसको जानकारी होगी वो वहीं से बता सकता है, अपने परिवार से ही शुरुआत में। 20वां प्रश्न है, विभेदकारी जो परीक्षण अंतर करता है, कमज़ोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में, उपरोक्त सभी। तो 20वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? विभेदकारी जो परीक्षण होता है वो सभी में अंतर करता है। कमज़ोर विद्यार्थियों में भी अंतर, सामान्य विद्यार्थी और प्रतिभाशाली विद्यार्थी। एक विभेदकारी परीक्षण वही होता है जो इन तीनों में अंतर कर सकता हो। ये थे आज के 20 प्रश्न। इन प्रश्नों की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें मिल जाएगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, आगे शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। आपके एक शेयर और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।